सर्वप्रथम पराम्बा भगवती को स्मरण करते हुए सभा में उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा नमन, अभिवंदन। मैं अपने प्रस्तुति की शुरुआत राष्ट्र मंगल से करता हूं। इस राष्ट्र मंगल का वैशिष्ट्य यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में एक एक बिंदुओं को जो राष्ट्र उन्नति के लिए आवश्यक है, उन सभी बिंदुओं की चर्चा की गई है। वह अध्यापन से संदर्भित हो, अध्यवसाय से संदर्भित हो, या एक शूरवीर राजा की आवश्यकता की बात की गई हो, या फिर स्वास्थ्य, या परिवहन, या नैतिकता, या फिर युवा किस तरह के हों, हमारे सिविलाइज्ड सिटीजन किस तरह के हों। इस तरह प्रकृति की अनुकूलता और जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसका रक्षण, इसके साथ ही साथ जो हमने अभी तक नहीं, you can go for full screen mode please. यस, जो अभी तक हमने नहीं प्राप्त किया है वह हमें प्राप्त हो, योगक्षेम। तो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः शक्तेः पुरन्दृजोषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। इस राष्ट्रमंगल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यह प्रस्तुति जिस तरह से हमने विभाजित किया है इस अत्यल्प समय में, इसे इस तरह देख सकते हैं, जो कि सर्वप्रथम विषय प्रवेश के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे, फिर सैद्धांतिक पक्ष की हम चर्चा करेंगे, फिर उसी सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर व्यावहारिक पक्षों की चर्चा करेंगे, और अंत में तकनीकी पक्ष की चर्चा करते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जो कि हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से क्या हम कहना चाह रहे हैं वहां पर हम पहुंचेंगे। जिस तरह अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो जिस तरह भागीरथी, जैसे जिस तरह गंगा नदी प्रारंभ होकर के सागर पर्यंत पहुंचती है, इसी तरह गंगा प्रवाह के समान हमारी ज्ञान परंपरा जो है अनादिकाल से अनवरत चलती आ रही है। और अलग अलग जो जिस तरह आप यहाँ पर नदियों को देख रहे हैं जो आकर के उसमें मिलती हैं, नाम पृथक होता है, फिर आगे हम चलते रहते हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समागम यहाँ इसमें होता है। और जैसे कि अगर भारतीय संविधान की दृष्टि से देखें तो सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर के रूप में हम पाते हैं। और भिन्न भिन्न जो ज्ञान परंपरा है, उन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसके जो भिन्न भिन्न स्वरूप है वो हमें देखने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम प्रारंभ से लेकर के हम जो तकनीकी युग में हम चरम पर पहुंच चुके हैं, वहां तक की यात्रा को हम इसी दृष्टि से देख पाते हैं। वो आध्यात्मिक यात्रा हो या दार्शनिक यात्रा हो, या फिर हम भौतिकता के संदर्भ में जो उत्कर्ष की ओर प्राप्त हुए हैं, इनको हम देख सकते हैं। यह यात्रा अगर हम वैदिक ग्रंथों को देखें तो नासदीय सूक्त से लेकर के क्रमशः जो विकास की ओर हम अग्रसर रहे हैं, इस दृष्टि से देखेंगे, जिसका कि उद्देश्य हमारा आनंदमय जीवन किस तरह का हो, आध्यात्मिक दृष्टि से, जागतिक दृष्टि से किस तरह हमारा आनंदमय जीवन हो, यह मूलभूत लक्ष्य रहा है। और दुखत्रय का नाश जो है वह मूल में रहा है। यहाँ पर क्योंकि मात्र 30 मिनट में हमें अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है, इस कारण से व्याख्यान की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से जो समयावधि है और सीमित ज्ञान, क्योंकि एक सामान्य वक्ता के रूप में जो हमारी जानकारी है वही हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आभासिक दुनिया में आपके साथ जुड़े हुए हैं, यह भी कहीं न कहीं व्याख्यान की सीमा है। अब व्याख्यान को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया है कि हमने सैद्धांतिक पक्षों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद व्यावहारिक पक्ष की चर्चा करेंगे,
फिर तकनीकी पक्ष की चर्चा करेंगे और चर्चात्मक प्रश्न अगर कुछ अवकाश रहा तो हम चर्चात्मक जिज्ञासा प्रश्न को भी हम देखेंगे। इसे आगे हम देखें तो कहा जाता है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को के बिना एक मंद व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ता है। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। तो क्या है उद्देश्य इसका? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य अगर देखें तो हमारा जो प्राचीन निधि है, अतीत का जो निधि है, उसको सुरक्षित रखना एक उद्देश्य है हमारा। उसके बाद वर्तमान जो है उसको सुदृढ़ बनाना, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने की बात की जाए, विविधता में एकता की बात की जाए, या विश्व स्तर पर अगर देखें तो शांति मार्ग प्रशस्त करने की बात की जाए। इसी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वास्तविक रूप है उसको स्पष्ट करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को उस रूप में नहीं समझ पाते हैं जिस रूप में हमें समझना चाहिए। जिस तरह से व्याख्यायित किया जाता है उस तरह से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और हम जो उसका मूल है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका भारतीय संस्कृति के अनुरूप किस तरह हम व्याख्यायित करेंगे, इस पर हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि हम जो भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्यों ने जो व्याख्या की है इनको समझना हमें जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम भारतीय संस्कृति और अध्यवसाय परंपरा जो है, यस Sir, your slides are not moving. यस इट इज मूविंग हियर। You are in second slide right now, so we are seeing that. Okay. Okay. So it's changing now. Yes. Okay, I am here right now. Or when I am expanding it as a full screen, then it is creating problem. Okay, so right now it is visible. Yes sir, yes sir. Absolutely. Okay, then I'm going ahead. तो यहाँ पर हमने इन प्रयोजनों को हमने एक एक करके देखा था। इसके बाद हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा और भारतीय संस्कृति, इन दोनों को अनुस्यूत रूप में देखते हैं, अर्थात एक रूपता के साथ हम देखते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो कुल 4 अंग मुख्य रूप से हम देखते हैं: विज्ञान, कला, तत्वज्ञान और नीति। यहां पर हम इन सभी को एक सूत्र में हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूल रूप से जो हमारा उद्देश्य यहां पर है वह यह है कि हम अध्यवसाय जो है वह किस तरह से आगे बढ़े, हम ग्रंथों को किस तरह से पढ़ें, पर हम यहाँ पर केंद्रित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूलभूत जो हमारे समक्ष है वह शिष्य गुरु अध्यवसाय प्रक्रिया है। यही हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यवसाय की जो परंपरा है उसको आगे लेकर के चलते हैं। आते हैं हम सैद्धांतिक पक्ष पर। अगर हम सैद्धांतिक पक्ष में अध्यवसाय की बात करें, अध्यवसाय का जब हम करते हैं तो टीचिंग के जो कंटेंट है और मेथड जो है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम वैदिक साहित्य जो है, लौकिक साहित्य जो है, इनमें इनको डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। फिर जो दार्शनिक प्रस्थान है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो है, या हम अलग अलग जो साइंटिफिक टेक्स्ट देखते हैं उपवेद के अंतर्गत, या फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज के तहत जो हम देखते हैं भाषा शास्त्र के तहत, या फिर अगर साइंटिफिक टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम संगीत से संदर्भित चर्चा करें, या काम शास्त्र से संदर्भित चर्चा करें, या छंद शास्त्र से संदर्भित चर्चा करें, या अलग अलग जितने भी भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जब उनकी हम चर्चा करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ग्रंथ जो है हमारे समक्ष वह किसी और रूप में हमें व्याख्यायित करते हैं विषय वस्तु को, और हम उनके अनुवादों को या जिस तरह से व्याख्या की गई है उन व्याख्याओं को पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वहां पर समस्या क्या होती है मूल रूप से कि वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है, मूलभूत जो तथ्य है, उन्होंने जो कहा है, हम उसको भूल करके जो हमें व्याख्याकारों के द्वारा बताया जाता है उसी के अनुरूप हम अपना जो परसेप्शन है बना लेते हैं, अपनी धारणा हम बना लेते हैं, और उसी के अनुरूप हम आगे जो कोई शोध कार्य करते हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हमारे लिए है वह यह कि जो हम जो अपने ओरिजिन पॉइंट जो है, अर्थात मूलभूत जो हमारा विषय वस्तु है, उससे जो हम भटक रहे हैं वहां पर हमें पहुंचना जरूरी है। और जब हम वहां पहुंचने की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठता है
जो कि हम किस तरह से देखें ग्रंथों को, किस तरह से अध्ययन अध्यापन शैली हो। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह हो जाता है कि जो भी ग्रंथ हम पढ़ें उन्हें हम कोरिलेट करके देखें वर्तमान समय से। जैसे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान समय में जिस तरह हमारे जो सिस्टम है उनसे हम कोरिलेट करके देखें जो कि इसकी क्या उपादेयता है। यदि हम याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ रहे हैं तो वर्तमान समय में जैसे हमने देखा वहां पर व्यवहार अध्याय में, क्योंकि वहां पर चतुष्पाद व्यवहार की बात करते हैं। और यदि हम वर्तमान जो हमारा सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं मूल रूप से जो आज जिसे आप FIR कहते हैं, और वहां पर जो व्यवहार या फिर विवाद या स्थान आदि पदों की चर्चा की है स्मृतिकारों ने, वह आप यथावत देखेंगे कि वहां पर कहते हैं स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेण आघर्षिते परे आवेदयति चेद्राज्ञः व्यवहार पदम वितत। अर्थात जब कोई किसी को किसी तरह से कष्ट पहुंचाता है और लिखित रूप से वह व्यक्ति अगर राजा के समक्ष आवेदन देता है तब उसको व्यवहार कहा जाता है। और आप वर्तमान समय में भी आप इसी तरह देख सकते हैं। और उसके फिर 4 स्टेप्स बताए हैं। भाषापाद, पहले वो अपने बात को प्रस्तुत करेगा। उत्तरपाद, उसके प्रतिपक्षी जो होंगे वो अपना स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद क्रियापाद, जो हम कोर्ट में जो देखते हैं जो कि अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं दोनों। उसके बाद देखते हैं तत्सिद्धो सिद्धमाप्नोति विपरीत मतोन्यथा, अगर वह उसको सिद्ध कर पाता है तो वह जीतता है, अन्यथा वह वाद जो है हार जाता है। तो इस तरह करके हम जब कोरिलेट करके देखेंगे, हमने 1-2 उदाहरण यहाँ पर दिया है और बाकी आप जब ग्रंथ पढ़ने लगेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक देखा जा सकता है। तो हमें ध्यान क्या देना होता है कि पहले जो पूर्वाग्रह पूर्ण हमारा लेखन होता है उनसे हम बचें। बिना मूल में गए, उनके जो ग्रंथ के मूल में गए बिना आप जो लिखते हैं या चिंतन करते हैं जो आपकी कल्पना मात्र पर अवलंबित होता है, उससे थोड़ा बचें। उसके बाद जो कि केवल अध्ययन मात्र केवल कर लेने से यह कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पारंपरिक संस्थान है वहां पर ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, वहां पर रटाए जाते हैं, लेकिन वह भी एकांगी है। आपको जब तक सामाजिक सरोकार से उसको नहीं तो जोड़ा जाएगा तब तक वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, और इसी कारण से वह एक एकांगी दृष्टि को देखेंगे हम। इसके बाद हम जब जाते हैं जो भी हम चर्चा करें तो उसमें हम ध्यान रखें क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को मूल में रख करके तभी हम चिंतन करें, क्योंकि अगर आप जिस संदर्भ में जो भी चर्चा करते हैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सभी जो है तथ्य वो बदलते रहते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आप चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो चर्चा आप बाहर दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। भारतवर्ष में भी जो एक प्रांत में जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं जिन परंपराओं की, वो दूसरी जगह परंपरा उस रूप में नहीं लागू हो सकता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं जो कि अगले 5 मिनट में मैं कुछ उदाहरण जो यहाँ पर है उनको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि जैसे प्राचीन ग्रंथ का संदर्भ अगर देखें तो 2 दृष्टियों से हम देखते हैं। एक तो है कि वर्तमान युगानुरूप कैसे अध्ययन हो, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी दी गई है यहाँ पर अधिकांश जो है ये आधुनिक जो धारा के जो छात्र हैं तकनीक क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र के, वो छात्र जुड़े हुए हैं। और दूसरा अगर देखा जाए पक्ष तो शास्त्रीय दृष्टि के जो छात्र हैं वो मूल ग्रंथों को लेकर के अध्ययन अध्यापन करते हैं, वहां पर पंक्तिशः अध्यापन की परंपरा है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों का सामंजस्य किस तरह से हो तो इसको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर वर्तमान युगानुरूप अगर देखें तो आधुनिक साहित्य जो है उनको हमें देखना होगा, जो कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। दूसरा साहित्यिक चिंतन जो हो रहा है वहां पर जो सौंदर्य और संवेदनात्मक दृष्टि है इन दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम कालिदास का रचित जब हम शाकुंतलम की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये तो प्रेम कथा मात्र है, या मृच्छकटिक देखेंगे तो चारुदत्त और वसंत सेना का जो प्रेम है बस उतना केवल देखते हैं आप। या फिर अगर आप प्रतिमा नाटक देखते हैं तो कहते हैं अरे वहां पर तो केवल कैकेयी ने अपने बेटे के लिए जो कार्य किया बस उतना ही दिखाया गया है। लेकिन ग्रंथ को यहीं तक नहीं देखना है,
आप उसके अंतःस्तर में पहुंचिए और किन किन बिंदुओं की चर्चा की गई है, जिसका उदाहरण हम आगे अभी दे रहे हैं। इसी तरह तुलनात्मक दृष्टि को देखें, विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें, इंटरडिसिप्लिनरी जो है, यह विशेष रूप से, ये तो आप एनईपी 2020 जो देखते हैं वहां भी इसको विशेष महत्व दिया गया है, इस दृष्टि से इसको देखें। और अगर शास्त्रीय दृष्टि देखें तो मूलभूत जो ग्रंथ हैं उनका संरक्षण हमारा दायित्व हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उस मूलभूत पर टिके हुए हैं तभी तक आप टिके हुए हैं, नहीं तो आपसे बेहतर जानने वाले इस दुनिया में और भी हैं। तो क्योंकि आप अगर विज्ञान क्षेत्र को लेकर के चले तो आप समझ सकते हैं जो कि भारत का अस्तित्व कहां पर है, विज्ञान को लेकर के अगर चलें तो एकमात्र आपका बचता है जो आपकी निधि जो है, जो आपके पूर्वजों ने देकर के उन्होंने जो आपको देकर के गए हैं यहां से, उनको आप किस तरह संभाल सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है, जो जिसमें हम वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुरूप हम एक तरह से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हम पूर्णतः असफल रहे हैं, क्योंकि हम मूल ग्रंथ को समझते नहीं हैं और उसको भिन्न भिन्न दृष्टि से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है भारतीय परंपरा को पुनः विश्व पटल पर प्रस्तुत करना, भारत को विश्व गुरु बनाना, यह तो हमारे लिए केवल कल्पना मात्र है। अभी केवल हम मंच से जो कुछ भी बोले, लेकिन वस्तुतः यह कल्पना मात्र भी है, क्योंकि हम वहां मूल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अध्ययन अध्यापन की शैली किस तरह का हो, कैसे इसके परिष्कृत रूप को देखें। तो जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो अनिवार्य रूप से उन मूल जो पंक्ति हैं उनको देखें, उनको देख करके आप समझने का प्रयास करें जो कि इसमें किन किन विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है। अगर मेघदूतम की चर्चा हम करते हैं तो केवल यक्ष यक्षिणी का प्रेम ही मात्र वहां पर नहीं बताया गया है, वहां पर समस्त भौगोलिक जो आप देख रहे हैं जो कि 8 पर्वत एक सीक्वेंस में दिखाया गया है, 9 प्रदेशों की चर्चा की गई है, 10 नदियों की चर्चा की गई है। अगर आप देखें तो संपूर्ण भारतवर्ष आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। और जो पारंपरिक छात्र जो भूगोल नहीं जानते हैं, भारत का भूगोल नहीं जानते हैं, वो किसी भी तरह से मेघदूत को समझ ही नहीं सकते हैं। वो श्लोक रट लेंगे संभव है, लेकिन वह उन मेघदूत के जो भाव हैं उनको नहीं समझ सकते हैं। आधुनिक छात्र जब तक मूल टेक्स्ट को नहीं देखेंगे तब तक वो समझ ही नहीं सकते हैं जो कि कश्चित कांता अगर कहा गया है तो कश्चित पद का प्रयोग क्यों किया गया है वहां पर। तो दोनों में जो कोरिलेशन है ये जरूरी है, और इसमें भी हम, हालांकि प्रयास अब हो रहा है, लेकिन अभी तक हम इसमें भी असफल ही रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि विज्ञान क्षेत्र के जो होते हैं वो अपने आप को महारथी मानते हैं, और इधर पारंपरिक जो होते हैं वो अपने आप को महारथी मानते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला है नहीं। इसी तरह मनोवैज्ञानिक पक्ष है, वहां पर जो राम गिरिया श्रमेशु ये पद क्यों प्रयोग किया गया है बहुवचन में, या जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करा वर्तका नाम, ये जो आप कह रहे हैं इसका क्यों क्या औचित्य है वहां पर, जो व्यावहारिक पक्ष जो है, या कामार्ता, ये इस तरह कितने भी उदाहरण दिए गए हैं। ये तभी आप समझ सकते हैं जब दोनों दृष्टियों से अगर देखा जाए इसको। इसी तरह मैंने और ग्रंथों से उदाहरण लिया है, मृच्छकटिक में जो सामाजिक स्थिति में मनुष्य की क्या स्थिति हो जाती है, अगर कोई निर्धन है तो चारुदत्त की क्या स्थिति हो रही है, वह चारुदत्त ही समझ सकता है कि उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। या एक गणिका है, एक वेश्या है, वेश्या का क्या अस्तित्व है, वेश्या किस तरह से समाज का अंग किस तरह से उसे स्वीकार किया गया है, यह हम वहां देखने के बाद ही समझ सकते हैं। या वर्तमान में जो हमारे न्याय प्रणाली है, वह न्याय प्रणाली हम जो मृच्छकटिक का जो 9वां 10वां अंक है उनको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। या राष्ट्र का अभ्युदय, अभी मैंने जो राष्ट्रमंगलम की बात की, ये आप वहां पर एज इट इज आप यहां भी देख सकते हैं। इसी तरह से शाकुंतल की चर्चा हमने की ही थी, जो विकसित राष्ट्र के लिए जो चार पांच स्तंभ है यहाँ पर, उनको आप देख सकते हैं। धैर्य हो, या कर्तव्य की बात हो, या पर्यावरण की बात हो, या नैतिक संतुलन की बात हो, या भावी पीढ़ी के प्रति चिंतन की बात हो, या फिर अगर आप व्याकरण के ग्रंथों को देखेंगे तो व्यावहारिक जो प्रयोग है, क्योंकि हम सूत्र रटवा देते हैं, उसकी वृत्तियों को बता देते हैं, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या जब आपसे पूछा जाता है क्योंकि इस सूत्र का यहाँ पर व्यावहारिक धरातल पर कहाँ प्रयोग हो रहा है, आप नहीं बता पाते हैं। या आप यहाँ तो समझ लेते हैं जो कि इको पारंपरिक रूप से बताया गया, अगर इधर कहा जाए तो आप समझ लेते हैं इक के स्थान में यण हो, इतना समझ लेते हैं, लेकिन वह या फिर गुण में अ ई और उ। यस यस you have 5 minutes. यस 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 ओके। तो वहां पर हम जाकर के देखते हैं जो कि अ जो है वह
अर अल कैसे होता है, जब तक आप मूल ग्रंथ में नहीं पहुंचेंगे आप नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह पांडुलिपि की चर्चा करें या फिर हम आगे पहुंचते हैं तो तकनीक के संदर्भ में चर्चा करें, तो तकनीक में तो दो तरह से हम देखते हैं। एक तो हो गया जो कि आप टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करते हैं इनकी बात करें, या फिर मूलभूत जो अगर व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तीन बिंदुओं को हम रख रहे हैं पारंपरिक तकनीक के संदर्भ में। एक तो शिव संकल्प सूक्त, आपका चित्त किस तरह से स्थिर है। दूसरा अनुबंध चतुष्टय, जो कि कौन उसका अधिकारी है। आज हम देखते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ग्रंथ एक जैसे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके अधिकारी जो होते हैं वो अलग अलग माना जाता है। आप एक ग्रंथ पढ़ने के लिए एक तरह से कैपेबल हो सकते हैं, आप उसमें किसी अन्य दृष्टि से भेदभाव करके आप नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक। और कहीं न कहीं भारतवर्ष अगर शोध में बहुत पिछड़ा हुआ है तो उसका सीधा सा कारण यह भी है कि हम ये जो अनुबंध चतुष्टय है, अर्थात अधिकारी कौन है उस ग्रंथ को पढ़ने का, इस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। या इसके साथ साथ जो एक सीक्वेंस है, कार्यावस्था जो है, आरंभ कैसे किया जाए, यत्न कैसे किया जाए, फिर उसके बाद प्राप्त्याशा नियताप्ति तो बाद में कही जाती है। ठीक, इस तरह से हमें जब देखेंगे तो श्रीहर्ष कहते हैं नैषधि चरितम में, क्योंकि अधीति बोधाचरण प्रचारणे, पहले अध्ययन होना है स्पष्ट रूप से, फिर उसका बोध होना है, उसका ज्ञान होना है, फिर आचरण जो है वह आचरण में आपका दिखना चाहिए। सत्यम वद तो आप कहते हैं, लेकिन घर में आप स्वयं असत्य भाषण करते हैं तो आपकी संतति जो है वो कहां से सत्यम वद समझ पाएंगे। तो व्यवहार में वो आना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी को कहते हैं जो सत्यम वद, तो कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपके व्यवहार से ही वह जान जाते हैं जो कि हमें इस तरह का करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अंत में पहुंचते हैं यहाँ पर तो देखते हैं जो कि प्राचीन ग्रंथों की क्या उपादेयता है, ये हमें स्पष्ट रूप से जानना होगा। इसके बाद अध्ययन विधि जो है, अध्ययन विधि को हमें ठीक से समझना होगा वर्तमान युगानुरूप शास्त्रीय दृष्टि से। इसके बाद अध्ययन अध्यापन की जो शैली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक वह आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, जब तक यह नहीं समझा जाता है जो कि हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप हमारे ग्रंथों को देखा जाए, जो ग्रंथ हमारे पास है तकनीक के संदर्भ में हो या अन्य डिप्लोमेसी के संदर्भ में है, जिस संदर्भ में भी हम जिन संदर्भ में भी हम ग्रंथों को देखते हैं, उन सभी संदर्भों में हमें समझना होगा। जो छात्र जो पारंपरिक नहीं है, गैर पारंपरिक क्षेत्र के हैं, उनको हमें समझाना होगा जो कि किस तरह से उसका मूल क्या है, क्योंकि हम अपनी जो हमारी निधि है हम उस पर गर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ में है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें जो व्याख्या करके हमें समझाया जाता है हम उसके अनुरूप उन जो अनुदित ग्रंथ हैं उनके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, और तब जाकर के जब हम शोध के मार्ग पर पहुंचते हैं तो हम कुछ राष्ट्र के लिए दे पाएंगे। और जब हमने कहा था राष्ट्रोत्कर्ष हेतु उत्स, तो मूलभूत जो है जहां से उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन है, वो यही है कि हमारा माइंडसेट जो है उसको हमें चेंज करना होगा। जो बदल रहा है, जो केवल आर्थिक जगत की ओर जो पहुंच रहा है, उससे हमें अपने अंदर झांक करके अपने विषय वस्तुओं को, अपने निधि को, अपने घर की वस्तुओं को देखने की आवश्यकता है। हमारे लिए जिन्होंने समय कल्पित किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्लाइड शेयर करने के लिए योगदान दे रहे थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो जितने समस्त श्रोतागण हैं, दर्शक गण हैं, उन सभी को मेरा साधुवाद और नमन, धन्यवाद।